आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पृष्ठ संख्या 62 एंड 63। ये देखिए पृष्ठ संख्या 62 अध्याय 2 आदिकाल। आदिकाल का जो नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था और इसका जो समय सीमा मानी जाती है वो 1050 से 1375 ईस्वी तक मानी जाती है। पहले पैराग्राफ देखिए हिंदी साहित्य का आरंभ। इसमें जो है मेन हम करेंगे। देखते हैं अपभ्रंश के बारे में क्या कहा गया है। अपभ्रंश अपने मूल रूप से 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवहट्ठ नाम दिया है। तो उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी नाम दिया है। आगे देखते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है और उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ठ नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं वे भी अपने मत के अंतर्गत प्राय उक्त तथ्य का समर्थन करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि किसने कहा है उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को पुरानी हिंदी, किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन के क्या विचार हैं? राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, ये इनका लेख है। ये क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं नामक लेख किसने लिखा है? तो आपका जवाब होगा राहुल सांकृत्यायन ने। इन्होंने क्या कहा है? हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। देखिए इन्होंने सिद्धों में जो है स्टार्टिंग जो भाषा का रूप है वह माना है, जिनको जो है पुरानी हिंदी या उत्तर अपभ्रंश कहा है। उसका जो तत्व है या उसके जो रूप है वो सिद्धों की रचनाओं में देखने को मिलते हैं। आगे चलकर सिद्ध कवि सरहपा को ही इन्होंने इसी आधार पर प्रथम कवि सिद्ध किया है। आगे चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन सा इतिहास लिखा या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखित है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखित है। तो ये सब ने जो है उत्तर अपभ्रंश के कवियों को हिंदी में ही स्थान दिया है। आगे चलते हैं। द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में क्या मत व्यक्त किया है? इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। आगे ये देखिए, यहाँ तक इनका जो कथन है, ये कथन भी एक प्रश्न बन सकता है। कई बार एग्जाम में कथन आ जाता है कि ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अवहट्ठ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ठ कहा है। ठीक है, तो अवहट्ठ किसने नाम दिया है या अवहट्ठ किसको कहा है आरंभिक रूप को? हिंदी के डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। और यही अधिक समीचीन है, क्योंकि जिसे कुछ विद्वान अवहट्ठ कहना चाहते हैं वही अपभ्रंश का ऐसा रूप है जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती हैं तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह भी झलकता है। आगे चलकर देखते हैं कि जो सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान है। ठीक है, पहला कवि सिद्धों को ही क्यों माना गया, सरहपा को ही क्यों माना गया है? आगे देखते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिद्धों की रचनाओं को प्रथम रचना क्यों माना जाता है या सिद्ध कवि को ही पहला कवि क्यों माना जाता है? सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है। कौन सा तत्व? भाषा का, तथा अपभ्रंश के साहित्य से उनका खुला विद्रोह भी झलकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उनका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। यहाँ पर ये देखिए कि पहले सिद्ध आते हैं, उसके बाद नाथ आते हैं और उसके बाद जैन और फिर भक्तिकालीन साहित्य से इनका जो है नाता जुड़ जाता है। इनकी जो विषय वस्तु दृष्टि थी वही हमें भक्ति काल में देखने को मिलती है। अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य
से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। तो ये देखिए, सिद्धों की रचनाओं का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है और इसी योगदान को देखते हुए राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को पहला कवि, प्रथम कवि माना है। अब थोड़ा सा प्रथम कवि के बारे में देख लेते हैं। हमने भूमिका देखी है, हमें याद रहेगा कि सरहपा ही पहले कवि हैं और क्यों हैं, हमने ये भी जाना। आइए अब हम थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं प्रथम कवि पर कि प्रथम कवि के बारे में क्या क्या विचार विद्वानों ने दिए हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या है 64। और प्रथम कवि, यहाँ से प्रथम कवि यहाँ से देखते हैं, डॉक्टर शिव सिंह सेगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुन नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है, अभी तक इसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इन्होंने कहा है पुष्य नामक कवि है, लेकिन प्रमाण में कोई रचना उपलब्ध नहीं होती, तो इसलिए ये इनका जो तथ्य है ये जो है खारिज हो जाता है। आगे चलते हैं। राहुल जी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपाद या सरहपा एक ही बात है फ्रेंड्स। वे 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। यही चीज़ हमने ऊपर देखी थी कि सिद्धों की रचनाओं में हमें हिंदी के दर्शन, प्रारंभिक दर्शन होते हैं। वर्ण विषय की दृष्टि से भी देखिए, भाषा की दृष्टि से तो है ही, वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी सिद्धों का जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल का बीजांकुर है। 84 सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने, किसने, सिद्धों ने, सिद्ध साहित्य ने और नाथ साहित्य ने, दोनों ने भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। तो इस तरह से ये जो है सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य से विकास होता हुआ भक्ति काल तक आता है। तो सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कबीर जी आते हैं। सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ है कि सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। जो हठयोग है, जो वर्ण विषय है, क्या है, हठयोग। और हठयोग जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, सरहपाद की रचनाओं से, सिद्धों की रचनाओं से, और वहाँ से आता है नाथ पंथ में, और नाथ साहित्य से कबीर के साहित्य में अर्थात भक्तिकालीन साहित्य में हठयोग की भावना आती है। तो इस तरह से सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। आगे देख लीजिए, साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं है जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। एक तीसरा आधार और है जिस पर सरहपाद को हम प्रथम कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, वह है शैली की परंपरा। सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की है और वही शैली, दोहा और पदों की शैली ही कबीर जी ने प्रयुक्त की है। यह शैली उनके बाद के सभी, देखते हैं अगले पेज पे, हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है, अतः सभी दृष्टियों से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। अब हम इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तरी दूंगी इनके बारे में।